Hello students, good afternoon to all. This video lecture is related with the fasciula hepatica, the sheep liver fluke. Actually आपके सिलेबस में जो fasciula hepatica है इसका आपका पूरा स्टडी है जिसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसके डिफरेंट सिस्टम्स, इनका सिस्टमिक पोजीशन क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इसके कोई अडेप्टेशंस हैं, तो वो सब आपको डिटेल में स्टडी करना है. तो इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो दिस इज़ द पार्ट 1 in which we shall discuss about the external morphology, their systemic position, the digestive system, respiratory system and body wall. तो अगर हम सिस्टेमिक पोजीशन देखते हैं इनकी, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम को बिलोंग करते हैं. एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में 3 क्लासेस होती हैं आपके, टर्बिलिया, ट्रिमेटोडा एंड सेस्टोडा. तो फेशियोला जो है ये आपके ट्रिमेटोडा क्लास को बिलोंग करते हैं. इसमें ऑर्डर जो है डाइजीनिया ऑर्डर होता है इनका, फेशियोलिडी फैमिली, जीनस फेशियोला एंड स्पीशीज इज हिपेटिका. तो फेशियोला हिपेटिका की अलग अलग स्पीशीज़ जो हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में पैरासाइट होती हैं. एक्चुअली जो डाइजीनिया है आपका, इसमें एंडोपैरासाइट्स इंक्लूड होते हैं. तो फेशियोला हिपेटिका इज़ अ एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट वे एनिमल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर रह के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं. फेशियोला हिपेटिका को अगर हम देखते हैं तो इनका जो प्राइमरी होस्ट है ये होता है आपके शीप, लिवर फ्लूक कहते हैं इसे. ये शीप के लिवर में पैरासाइट की तरह रहता है. फेशियोला बस्की, दिस इज द इंटरनल पैरासाइट इन मैन एंड पिग्स. फेशियोला जाइजेंटिका और फेशियोला इंडिका, ये आपके लिवर फ्लूक ऑफ कैटल्स में प्रेजेंट होते हैं. इनसे जो फेमस डिजीज है दैट इज नोन एज फेशियोलासिस. तो अगर हम इनके एंडोपैरासिटिज्म की बात करते हैं तो एंडोपैरासाइट्स जो हैं ये डाइजेनेटिक होते हैं, यानी इनकी जो लाइफ है वो 2 इंडिविजुअल्स में कंटिन्यू होती है. एक तो होता है प्राइमरी होस्ट और दूसरा हम कहते हैं सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट वो इंडिविजुअल्स होते हैं जहाँ पे कि इनका इनकी लाइफ साइकिल का जो मेजर पोर्शन है वो निकलता है. यानी नॉर्मली ये अपने प्राइमरी उसमें रहते हैं, प्राइमरी होस्ट में रहते हैं. इनका कुछ पोर्शन जो है ये सेकेंडरी होस्ट में होता है. तो प्राइमरी जो होस्ट है इसमें इनकी ग्रोथ, इनका रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी ये सब अटेन होती है. जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं इसमें इनकी लार्वल स्टेजेस को हम स्टडी करते हैं. तो इनका जो प्राइमरी होस्ट है दिस इज शीप एंड सेकेंडरी होस्ट जो है ये होते हैं आपके गैस्ट्रोपोड मोलस्का, लिम्निया और प्लेनोर्बिस. ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में इनकी लाइफ जो है वो होती है. तो प्राइमरी होस्ट जो है वो वर्टिब्रेट है और इनका जो सेकेंडरी होस्ट है वो आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं. फेशियोला हिपेटिका को अगर हम देखते हैं तो शीप के अलावा, नॉर्मली ये शीप के होते हैं, शीप में ही इनकी लाइफ साइकिल रहती है. लेकिन अगर शीप अवेलेबल नहीं है या किसी तरह से अगर इनकी जो डेवलपमेंट है वो अलाउ करती है तो ये गोट, डियर, हॉर्स, डॉग, एस और ऑक्स इन सब में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. फेशियोला हिपेटिका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर्टिकुलरली शीप एंड कैटल रेजिंग एरियाज आर प्राइमरी जोन. तो जहाँ पे भी कैटल्स या शीप प्रेजेंट होती है वहाँ पे इसके पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं. स्ट्रक्चर एंड फेशियोला हिपेटिका को हम देखते हैं तो कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर. दे आर लीफ शेप. लीफ कैसी होती है, बीच में ब्रॉड होती है और किनारे इनके कैसे होते हैं, टैपरिंग होते हैं. और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन, इस तरह से ये फ्लैट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और ओवल होते हैं. ठीक है, मैक्सिमम विड्थ कहाँ पे होती है इनकी, मिडिल जो रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है. अच्छा, अब ये एंडोपैरासाइट होते हैं तो क्योंकि एंडोपैरासिटिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी में बहुत सारे अडेप्टेशंस इनमें प्रेजेंट रहते हैं. अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो इनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं होते, तो वो डीजनरेट हो जाते हैं. और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो इनकी एंडोपैरासिटिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स इनमें एडिशनली डेवलप होती हैं. लाइक प्रेजेंस ऑफ सकर्स. सकर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो होस्ट बॉडी है उसमें अटैच हो सकते हैं. इसके अलावा इनके बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से जो इनकी जब ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अपने होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी पे एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो हम इन 2 एस्पेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. इसके अलावा हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे. वहाँ पे भी इनके जो पैरासिटिक अडेप्टेशंस हैं उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे इसमें चेंजेस हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम देखें तो यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया कैसा है, लीफ लाइक है. माउथ प्रेजेंट है, माउथ की चारों तरफ ओरल सकर प्रेजेंट है. 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ओरल सकर और थोड़ा सा इसके पीछे होता है पोस्टीरियर सकर जिसे हम एसिटाबुलम भी कहते हैं. तो सकर्स की वजह से क्या होता है, ये उसकी बॉडी पे आसानी से अटैच हो सकता है. तो दीज आर द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट जो कि एक
एंडोपैरासिटिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं अपर्चर माउथ होता है, गोनोपोर्स प्रेजेंट होते हैं और एक्सक्रीटरी पोर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ब्रीडिंग सीजन में यहाँ पे एक लॉरर्स कैनाल अपर्चर भी मिडल रीजन जो है डॉर्सल साइड में वो प्रेजेंट रहता है। बॉडी वॉल जो है, इसमें बॉडी वॉल इस तरह से प्रेजेंट रहती है कि अपने होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो बॉडी वॉल जो है उस पर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल जो है वो स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है, होमोजेनस स्ट्रक्चर होती है, स्क्लेरोप्रोटीन का बनाता है। स्पाइन्स भी प्रेजेंट होते हैं किसी किसी में। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी अपने आप को बचा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, और चूंकि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी होते हैं या लिवर में प्रेजेंट होते हैं, तो जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन में, उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या बॉडी में जो मूवमेंट होती है उसके लिए इनमें मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। मसल्स में आउटर जो है वो सर्कुलर लेयर होती हैं, जबकि इनर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। यहाँ पे आपको क्लियर मैं करना चाहती हूँ एक कॉन्सेप्ट, हमेशा इन्वर्टिब्रेट्स में जब आप बात करेंगे तो सर्कुलर मसल्स एक्सटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर आप वर्टिब्रेट में देखेंगे तो अपोजिट ओरिएंटेशन होता है। कुछ प्रोटोकॉर्टेट्स को आप छोड़ दीजिए, बेलानोग्लॉसस को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी में हमेशा सर्कुलर मसल्स जो होती हैं वो इनर साइड में होती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है ये आउटर रीजन में प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा मीजनकाइमा यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप होती है। मीजनकाइमल सेल्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएट या बाईन्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होती हैं, किसी किसी में सिनेशियल कंडीशन भी प्रेजेंट होती है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा लार्ज प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी वॉल जो है प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। जो भी CO2 जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, CO2 जो कि आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज में ये हेल्प करती है। नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए भी आपका जो बॉडी कैविटी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम पोर कैनाल देख रहे हैं, पोर यहाँ पे प्रेजेंट है। इंटेग्यूमेंट जो मेसेनकाइमल सिक्रेटिंग सेल्स है ये काफ़ी क्लियरली नजर आ रही है। सेल्स में न्यूक्लियस नजर आ रहा है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें वेरी वेल डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ देयर एंडोपैरासिटिक नेचर। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, लिवर में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए एडिशनल डाइजेशन से रिलेटेड जो सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं वो इस सिस्टम में नहीं होते। लाइक स्टमक जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को ये ले रहे हैं। अच्छा, इंटेस्टाइन जो है वो वेरी वेल डेवलप होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो होती है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होती है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंटेस्टाइन जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल को अगर आप देखेंगे तो सकर्स प्रेजेंट होते हैं माउथ के चारों तरफ। माउथ लीड्स टू मस्कुलर फेरिंग्स, और मस्कुलर फेरिंग्स देन लीड्स टू ईसोफेगस, एंड ईसोफेगस के बाद में आता है आपका इंटेस्टाइन। स्टमक जो होता है इज कम्प्लीटली एब्सेंट। स्टमक आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे इसमें डाइवर्टिकुला या सीकास जो होती हैं प्रेजेंट रहते हैं। एक्चुअली ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, एक बात हम क्लियर करें, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इज टोटली एब्सेंट, क्योंकि सर्कुलेशन की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा सिस्टम की जरूरत नहीं है। अगर हम एंडोपैरासिटिक नेचर को देखते हैं तो बॉडी साइज उनका बहुत छोटा है, और इंटेस्टाइन इतनी अच्छे से डेवलप होती है, पूरी बॉडी लेंथ में प्रेजेंट होती है, कि एडिशनल सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जो गैस्ट्रिक सिस्टम है इसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होता है। इसी के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि एनस एब्सेंट होती है। एनल पोर जो है उसकी प्रेजेंस एस्के हेलमिंथीज से शुरू होती है। तो अप टू प्लेटी हेलमिंथीज हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, सिर्फ माउथ प्रेजेंट है, एनस जो होती है ये एब्सेंट होती है। फूड फीडिंग एंड डाइजेशन को अगर हम देखते हैं तो ब्लड, बाइल, लिम्फ एंड सेल टैप्स, ये इनको लेते हैं। ओरल सकर फेरेंक्स जो होती हैं ये सेक्टोरियल एपरेटस की तरह वर्क करते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल्स के बाहर, और ल्यूमन जो होती है कैनाल जो होती है डाइजेस्टिव कैनाल, वहाँ पे इनका डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव फूड मटेरियल इज distributed by the branching diverticula of intestine to all part of the body, as the circulatory system is not found in this animal.
इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर होता है पैरेन्काइमा में। मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज भी जो हैं ये भी डायरेक्टली बॉडी से डिफ्यूज आउट हो जाती हैं। और इनडाइजेस्टेबल रिमेन जो है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो कि अमाउंट में बहुत कम होता है, उसको माउथ के थ्रू ही इजेस्ट किया जाता है। एक्स्ट्रा यहाँ पे आप एनस वगैरह या एनल पोर जो होती है वो एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपके एनारोबिक एंडोपैरासिटिक लाइफ के अकॉर्डिंग होता है। एंडोपैरासिटिक नेचर में आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो जो भी फूड मटेरियल है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है, उसका डाइजेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और ये हमें पता है कि जब एनारोबिक कंडीशन में डाइजेशन होता है तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो एनर्जी मिलती है वो एरोबिक कंडीशन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, लगभग 15 गुना कम होती है। ठीक है। ग्लाइकोजन का जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, इसमें पायरुविक एसिड का सिंथेसिस होता है, लेकिन पायरुविक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं जाकर के, जो कि एरोबिक ऑक्सीडेशन में होता है, ग्लाइकोलिसिस रन करती है, देन सिट्रिक एसिड साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस तरह से आपके एरोबिक ऑक्सीडेशन में होता है। लेकिन एनारोबिक ऑक्सीडेशन में जो पायरुविक एसिड बनता है ये आपका एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम से अटैच होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर फैटी एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी जो भी आपने ग्लूकोज लिया, जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट को अटेन किया, ये सारा आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्रोसेस में रिलीज होती है ये जनरल बॉडी सरफेस से एलिमिनेट हो जाती है। तो ये हमने पूरा फिशुला हेपेटिका का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उनका सिस्टमिक पोजीशन, उनका क्लासिफिकेशन, उनकी बॉडी कैविटी और डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने देखा, और साथ ही साथ हमने इसके जो भी पैरासिटिक अडेप्टेशंस हैं उनको डिस्कस किया। बाकी के जो भी सिस्टम्स आपके हैं, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनकी लाइफ साइकिल और जो एसोसिएटेड पैरासिटिक अडेप्टेशंस हैं उनको हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।